गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन पार्ट 1 के बारे में। हमने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। आई होप आप सभी ने बनाया होगा। चलो आंसर जल्दी से चेक करते हैं और शुरू करते हैं हमारा हेलो एल्केन पार्ट 2। पहले जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही रहा। चलो चेक करते हैं। सर हमारे पास दे रखा है ये बेंजीन की रिंग, CH3 और आयोडीन वहां पर लगाया हुआ है, साथ में एन ब्रोमोसक्सेनामाइड दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए एन ब्रोमोसक्सेनामाइड क्या करता है। सर ये अलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है, और अगर एक से ज्यादा अलाइलिक या बेंजालिक पोजीशन दे रखी है तो ये वहां पर जाके ब्रोमीन को जोड़ता है जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज हो। तो जहां पर अब यहां तो एक ही जगह पर फ्री रेडिकल बन सकता है, तो वही बेंजालिक पोजीशन पे ये हाइड्रोजन हटा देगा और Br को चिपका देगा। समझ में आता है। तो पहला केस तो हमारा बहुत ही इजी है कि सर बेंजीन की रिंग है, कार्बन की एक हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बनेगा, उसके ऊपर Br जो है वो वहां जाके चिपक जाएगा, तो ये बन गया। और आयोडीन एज इट इज रहेगा, आयोडीन के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद हमने क्या डाला हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड सर जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वैसे ये होता है, K पॉजिटिव SH नेगेटिव, तो SH नेगेटिव जाके अटैक करेगा। अब सर ये SH नेगेटिव जो है ना ये अटैक तो करेगा, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है क्या? नहीं सर, उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मॉडरेट टाइप से है ये। तो क्या ये जल्दी से सोचो, ये SH नेगेटिव कहां पर अटैक कर सकता है? यहां पर आयोडीन के वहां पर, या फिर ये यहां पर अटैक करके Br हटा देगा। सर SH नेगेटिव वहां पर अटैक कर देगा जहां पर इजीली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो, लेकिन सर यहां पर तो ये आयोडीन जो है लोन पर रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये अराइल हैलाइड जो होते हैं, अराइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते जब तक कि उनके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना जुड़ा हुआ हो। आ रही बात समझ में? तो SH नेगेटिव फटाक से आएगा, इस Br को हटा के यहां पर SH जोड़ देगा। आयोडीन एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है, उसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में जा रहा है रिंग के साथ। यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये जो अराइल हैलाइड्स होते हैं ये नॉर्मल SN1 SN2 देना प्रेफर नहीं करते। यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन SNAR हो सकता था, लेकिन वो तभी हो पाएगा जबकि आने वाला न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरी बात हमारे पास रिंग के पास में जो है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, इस आयोडीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया हो। ऐसा तो नहीं था, तो हम बोल देंगे सीधा Br हटेगा, SH वहां पर जुड़ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहां दिया हुआ है? सर ऐसा ऑप्शन C में दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा C। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रिपल्ड, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी जाती है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज रिड्यूस्ड टू हाफ। न्यूक्लियोफाइल की तुम कंसंट्रेशन हाफ कर दो, अल्काइल हैलाइड की ट्रिपल कर दो, और SN2 मैकेनिज्म की रेट बता दो कितने से चेंज होगा। तो हमें पता है सर रेट जो होती है SN2 की वो हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ Rx एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए यहां से 1 और यहां से 1। अरे बात समझ में? तो RDS स्टेप जो होती है उसमें सर अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट करता है। हमने क्या किया कि सर जो अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हाफ कर दी, तो जल्दी से हम क्या बोलेंगे सर, ये हो जाएगा R2 बराबर K, इसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल तो 3Rx हो जाएगा, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या कर दी? हाफ कर दी, तो हाफ इंटू न्यूक्लियोफाइल की जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन थी वो कर दिया, तो क्या हो जाएगा सर 3/2, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1.5 टाइम्स K कंसंट्रेशन ऑफ Rx और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब सर पहले की जो रेट थी R1, उस रेट R1 का 1.5 टाइम्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिंपल है, बहुत ही इजी था ये तो। उसकी कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन हाफ कर दी, तो हम बोलेंगे सर 1.5 टाइम्स हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। कहां पर आंसर दिया है? बहुत इजी था। आगे बढ़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम ही होता है H+ देने का। सर ये हमें H+ देगा, ये हमें H+ देगा, तो यहां पर अल्कोहल भी प्रेजेंट है,
इस एल्कोहल के पास में जाके ये H+ यहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आती बात? ये H जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पर दे देगा H+ को, बनेगा H2O पॉजिटिव, तो ये रिलीज हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा कार्बोकेटायन। क्या ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है क्या? नहीं सर, अभी ये रीअरेंजमेंट कर सकता है। अगर ये रीअरेंजमेंट करके यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद उसका अटैक हो जाएगा इस डबल बॉन्ड के ऊपर, या मैं बोल दूं कि डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा इस कार्बोकेटायन के ऊपर। बात समझ में आती है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है और उसका अटैक करवा देंगे रिंग के ऊपर। बात करते हैं तो सर यहां से ये जो कार्बोकेटायन यहां पर बना हुआ है, इसके बाजू वाला कार्बन 1 2 3, सर यहां पर तो कोई हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो सर यहां पर तो मिथाइल शिफ्ट होगा। तो मिथाइल शिफ्ट होके क्या बन जाएगा, मैं बना देता हूं। मिथाइल शिफ्ट होके हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर ध्यान से समझना, मैं यहां से जोड़ा 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव जाएगा 4 पे और यहां से मिथाइल आ जाएगा 3 पे, तो मैं यहां पर जोड़ देता हूं मिथाइल और यहां पर जोड़ देता हूं मैं एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर 2 मिथाइल ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ये XCH3 और ये XCH3 ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट था। समझ में आता है? कार्बोकेटायन ने मिथाइल से बात की, भैया मुझे वहां आने दो, तू यहां आ जा ताकि मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिथाइल ने ठीक है भैया मैं आ जाता हूं, हाइड्रोजन होती तो वो आ जाती, हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं थी। अब क्या होगा सर, अब ये जो रिंग है ना, ये डबल बॉन्ड अपने आप को नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करके वो अटैक कर देगा इस पॉजिटिव के ऊपर। तो कैसे होगा सर, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। भाई रिंग जो है अपने आप को, ये जो डबल बॉन्ड है अपने आप को नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक करके ये यहां से अटैक कर देगा इसके ऊपर। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा सर, हमारे पास आएगा ये पॉजिटिव जाके वहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आता है ना, ये पॉजिटिव जाके वहां जुड़ेगा और H+ रिलीज होके हमारे पास कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देखो सर बनेगी हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, सर 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो बना दो जल्दी से सर, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। पहले तो यहां पर बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा 6 मेंबर की रिंग, तो मैं बना देता हूं 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन गई। ये हमारे पास 6 है, यहां पर 6 और यहां पर 5 4 3 2 और ये हो जाएगा 1। 1 पे जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल और 2 पे जुड़ा हुआ है हमारे पास 1 मिथाइल, ये बन जाएगा। अब होगा क्या सर, हमने हीटिंग किया हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यहां से वापस ये H+ रिलीज हो जाएगा, यहां पर फिर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आने वाला है वो आंसर आ जाएगा इस तरीके से। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा यहां पर डबल बॉन्ड, ये 6 मेंबर की रिंग, और ये हो जाएगा यहां पर एक CH3 और यहां पर 2 CH3। जल्दी से देख लो ये ऑप्शन कहां पर दिया हुआ है, मैं थोड़ा दोबारा एक बार और अच्छे से समझा देता हूं आपको। सर सिंपल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ने H+ दिया, H+ OH के ऊपर जाके अटैक किया और वहां पर कार्बोकेटायन बना जो कि रीअरेंजमेंट होके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, उसने वहां से इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया। समझ में आता है? डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया है, मैं बोल दूं न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड ने अटैक किया, एक ही बात है, कुछ ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक होकर अटैक कर दिया, वापस जब यहां पर पॉजिटिव आया तो H+ रिलीज हो गया, वापस से डबल बॉन्ड बन जाएगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर बात करेंगे 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल, 2 पे 1 मिथाइल, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ सर ए ही दिया हुआ है, तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आता है? मेजर प्रोडक्ट हम बोलेंगे सर साइक्लाइजेशन, 2 रिंग बन रही है, रिंग फॉर्मेशन विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर मेजर प्रोडक्ट, इसलिए हम बात करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट जो है रिंग वाला ही बनेगा, ये ओपन चेन वाले की बात हम मेजर प्रोडक्ट में नहीं करने वाले। चलो ये हो जाएगा हमारा आंसर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बताया हुआ है, इवन टाइप की मैकेनिज्म, लेकिन हमें अगर मान लो इसे हाइपोथेटिकल बना के भी दे दिया जाता, कैसे हमें सोचना है, हमें उसके बारे में समझना है। समझो तो कैसे सोचा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, जहां पर एनर्जी प्रोफाइल बनाया गया है और हमें रिएक्शन दे दी। अब बताओ कौन सा एनर्जी प्रोफाइल इस रिएक्शन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले देखो
सर ये जो स्टेप है यहां से एक इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट से दूसरा इंटरमीडिएट बना और इस इंटरमीडिएट से तीसरा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना। मतलब 3 स्टेप में ये हमारी रिएक्शन हो रही है। ये पहली स्टेप, फिर यहां से इससे ये बना, ये सेकंड स्टेप, और यहां से ये बना हमारे पास थर्ड स्टेप। सर 3 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो रही है। तो देख लो कौन कौन से ऐसा है। सर ये यहां से ये गया 1 स्टेप, ये गया 2 स्टेप और 3, ये भी 3 स्टेप में हो रही है। यहां पर ये भी 1, ये 2 और ये 3, ठीक है भाई, ये भी 3 स्टेप में हो रही है। यहां पर ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 3 स्टेप में हो रही है। लेकिन ये सर ये 1 और ये 2, सर ये 2 स्टेप में पूरी हो रही है, इसको तो हटा ही दो, इसकी टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे पहला तो यही देख लो कितने स्टेप में रिएक्शन पूरी हो रही है। ये वाला वैसे ही हट गया। अब इन तीनों में देखना है। चलो ध्यान देना, सबसे पहले क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। सर यहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है H+ को और H2O पॉजिटिव बनाया। जल्दी से सोचो, क्या यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ कि बॉन्ड ब्रेक हुआ? नहीं सर, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ेगी। हम बोलेंगे यहां से यहां पर जाने पर ये इंटरमीडिएट बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। सर ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम बात करेंगे एनर्जी रिलीज होने वाला केस कौन सा है। सर ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये भी। पहली तो दोनों तीनों में सेम है। आगे बात करते हैं, जब यहां से वाटर रिलीज हुआ तो बॉन्ड ब्रेक हुआ। यहां से ये रिलीज होके बॉन्ड ब्रेक होके कार्बोकेटायन बना, जो कि यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये वाली स्टेप बहुत ही स्लो होगी। बात समझ में आती है? क्योंकि पहले में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था तो वो बहुत फास्ट हो रही थी। सेकंड वाली जो स्टेप है उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बहुत ही स्लो स्टेप हो जाएगी। हम बोलेंगे बहुत ही स्लो स्टेप है, RDS है, तो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। चलो बात करते हैं सेकंड वाले में। यहां से यहां तक जाने पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां पर भी यहां पर जाने पर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां पर भी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। भैया अभी तक तो तीनों में बराबर चल रहा है मामला। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। सर यहां से पॉजिटिव से बाजू वाले से हाइड्रोजन H+ रिलीज हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कार्बोकेटायन से H+ रिलीज होकर हमारे पास एल्कीन बन गई। ठीक है भैया, एल्कीन बन गई। अभी इंपॉर्टेंट बात समझो, ये जो एल्कीन बनी है, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी और रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, देखो जल्दी से सोचो। सर यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ था, वो ब्रेक हुआ और कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। बात समझ में आती है? तो क्या मुझे बताओ जल्दी से, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ज्यादा थे। दूसरी बात, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है और कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि वीक बन रहा है। अरे बात समझ में? सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होती है। तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था, उससे कम स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक टाइप से जा रही है, तो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट जो है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि यहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। अच्छा, और यहां पर ऐसा दिख रहा है क्या? सर ये तो दोनों का एनर्जी लेवल सेम बता दिया, दोनों का एनर्जी लेवल इसमें सेम बता दिया, लेकिन इसमें समझ में आ रहा है बराबर कि सर ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल था और ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब हम बोलेंगे हमारा जो प्रॉपर आंसर है ये वाला तो क्या हो जाएगा? सर यहां पर रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल है, ये तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सी, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा सी। कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यही देखना है, आपको ऐसा ही क्वेश्चंस में देखना है कि पहले कितने स्टेप में पूरी हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, फास्ट रिएक्शन होगी। और दूसरी बात, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो डेफिनेटली वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो स्टेप बहुत स्लो होने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व किया जाता है, हो जाएगा। वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी नोट्स में करवा दिया था, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर हमारे पास दिया हुआ है H2SO4 विद हीटिंग। अच्छा भैया, H2SO4 दिया हुआ है, तो सर ये हमें देता है H+। क्या देता है ये? सर ये हमें देता है H+, और ये H+ देगा तो ऑक्सीजन के पास यहां पर भी लोन पेयर है और यहां पर भी लोन पेयर है। H+ कहां पर जाएगा, कहां पर जाना पसंद करेगा? देखो जल्दी से सोचो, थोड़ा सा सोचो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा सर ही। चलो हो गया, पहले तो ऑप्शंस भी देख लो क्या दिया हुआ है। चलो ऑप्शंस तो देखेंगे अभी,
है ना, ऑप्शंस तो समझ में नहीं आएगा, यहां से देखना पड़ेगा। देखो ये कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल डबल, मतलब ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है और इस वाले डबल बॉन्ड के साथ में भी रेजोनेंस जा रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि ये डबल बॉन्ड इधर से इलेक्ट्रॉन देके इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा है। हाँ सर सही बात है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का नेचर के इलेक्ट्रॉन खींचने का, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट होना चाहेंगे, मतलब ये डबल बॉन्ड इधर रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता जा रहा है। सेम केस इधर भी हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहां से रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स मिलकर रेजोनेंस करके इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये H+ को लोन पेयर देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा इस वाली ऑक्सीजन की ही होने वाली है। लोन पेयर जेब में भी प्रेजेंट है और दोनों डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ रही है। ये जो ऑक्सीजन है ये फटाक से हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दे देगा। तो यहां पर मैं ऐसा बना देता हूं, सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, अब तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। देखते हैं सर, यहां पर एक मिथाइल, यहां पर अगर मैंने बात किया तो सर ये डबल बॉन्ड अगर मैंने ऐसे ब्रेक किया तो यहां पर H+ को इसने लोन पेयर दिया, H+ को लोन पेयर दिया, मैं इसे ऐसे बना दूं क्या, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर OH एज इट इज रहेगा। दोबारा समझो मैंने क्या किया, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का था ना बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव ने H+ को लोन पर दिया, OH बन जाएगा और पॉजिटिव यहां पर रह जाएगा। अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस कर सकता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाने की टेंडेंसी शो करेगा। हमें पता है सर अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव वहां आके बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ये वहां पर जाना चाहेगा, मतलब सर ये रेजोनेंस करेगा, मतलब ये रेजोनेंस करेगा। और कैसे हो जाएगा रेजोनेंस, सर ये डबल बॉन्ड यहां पर जाएगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां पर आएगा। बना दो इसे भी जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार में बंदे को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है, और समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन, वैसे हमने किए हुए ऐसे क्वेश्चन, समझ में आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं, OH और यहां पर CH3 एज इट इज, यहां पर हम बोलते हैं डबल, यहां पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो चुका है, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो यहां पर तो डबल बॉन्ड बन गया और ये पॉजिटिव यहां आ गया। क्या ये यहां पर स्टेबलाइज है? नहीं सर, अभी ये और आगे जा सकता है। क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा? सर हाइड्राइड तो है ही नहीं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं, हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर डेफिनेटली इस मिथाइल को ही शिफ्ट होना पड़ेगा। कार्बोकेटाइन बोलेगा भैया मिथाइल तुम इधर आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूं, मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिथाइल बोलेगा ठीक है भैया आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो यहां पर हम बात करते हैं, फाइनली हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां से अगर मैं बात करता हूं OH, यहां पर मिथाइल CH3, और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है अब? नहीं सर, बहुत आराम से समझ में आता है। फटाक से आप बोलेंगे कि सर ये H+ जैसे ही यहां पर आया बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज है, बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज है, तो हम बोल देंगे सर ये ऑक्सीजन अपना लोन पर देगा और यहां पर बैक बॉन्डिंग करके बना देगा हमारा प्रोडक्ट, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। यहां पर OH, यहां पर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा। अब क्या ये इस पोजीशन में स्टेबलाइज है? नहीं सर, ये कीटो अगर इनोल में बन गया ना तो ये पूरी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, तो ये फटाक से हमारे पास टोटमराइज कर देता है और हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा इस तरीके से। यहां पर डबल बॉन्ड, समझो यहां की हाइड्रोजन है ना वो जाएगी ऑक्सीजन के पास और ये डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, टोटमराइज हो जाएगा। तो यहां पर CH3 OH, डबल बॉन्ड OH, यहां पर डबल बॉन्ड और एक यहां पर CH3, ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। देख लेते हैं कहां पर दिया हुआ है ऐसा, कहां पर दिया हुआ है भैया ऐसा, देखो जल्दी से। सर यहां पर A में दिया, D में दिया हुआ है ऐसा, बाकी और में तो नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा D जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में ऑलरेडी किए हुए हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीजन ने लोन पर दिया, पॉजिटिव बना, रेजोनेंस करके वो यहां पर आया, मिथाइल शिफ्ट हुआ, यहां पर लिख देना
1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ है, हाइड्राइड नहीं हुआ है सर, 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन तो था ही नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाता, लेकिन यहां पर मिथाइल शिफ्ट होके पॉजिटिव यहां है जो कि बैक बॉन्डिंग करके यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना। वहां पर हम बोलेंगे कि सर ये वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए जो कीटोन है वो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा डी, जो डी है वो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन व्हेन गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। जल्दी से, ये डिहाइड्रेशन के ऊपर ही फिर से क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में सर इवन टाइप की मैकेनिज्म होती है, और इवन मैकेनिज्म में हम सिंपल देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, तो वही देख लो जल्दी से, कहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है, तो सर यहां पर ये OH हटेगा, पॉजिटिव बनेगा, यहां पर भी पॉजिटिव बनेगा, यहां पर भी पॉजिटिव बनेगा, और यहां पर भी पॉजिटिव बनेगा। तो सर देखो ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में जा रहा है, स्टेबलाइज है, लेकिन ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन वाली बात नहीं है। यहां पर ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है और रेजोनेंस में भी जा रहा है। ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन भी है और साथ में रेजोनेंस में भी जा रहा है, तो आर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, आर सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्शन देगा। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर रहा है, कहीं पर रेजोनेंस में जा रहा है? सर ये कार्बोकेटाइन कहीं पर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, सबसे लिस्ट स्टेबलाइज है, तो इसका डिहाइड्रेशन की रेट सबसे स्लो होगी, आर सबसे ज्यादा, एस सबसे स्लो। कहां पर दिया हुआ है? आर सबसे ज्यादा, आर सबसे ज्यादा और एस जो है, अच्छा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, लिख दो जल्दी से, आर देन 2 डिग्री, क्यू देन पी देन एस, तो आर क्यू पी एस हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, बाकी फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगभग सेम आ रही है, उसके बाद हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो फिर हमें वहां पर मोर स्टेबल एल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट बताना होता है। चलो आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एल्कोहलिक क्यूएच विद हीटिंग दिया हुआ है, क्या होगा सर? एल्कोहलिक क्यूएच का काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे होगा सर? ये Br और ये H हटेगा, लेकिन दोनों एंटी पोजीशन पे होने चाहिए, तो सर कोई दिक्कत नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है, रोटेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेजर क्या बनेगा? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको वैसे तो ट्रिक बता रखी है ना, ट्रिक से काम भी कर देंगे, पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, फिर ट्रिक भी समझा देंगे। कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर इस मिथाइल और हाइड्रोजन इथाइल को ऐसे एज इट इज रहने दो, इसको पीछे पलट दो, इसको फोल्ड कर दो, समझ में आता है ना? दो ये ऐसा है, ऐसा है, इसको फोल्ड कर दो। जैसे मैंने फोल्ड किया, डायरेक्टली मेरे पास न्यूमेन बन जाएगा। मैंने ये बना दिया पीछे वाला कार्बन और ये बना दिया मैंने फ्रंट वाला कार्बन। ये फ्रंट वाला कार्बन है आगे ब्लू में, और रेड वाला जो है वो पीछे वाला कार्बन है। समझो हमने क्या किया, इस वाले को पीछे रहने दिया और इसको उठा के सामने रख दिया। तो ये जो सामने वाला कार्बन है जिसके पास मिथाइल ऊपर, ब्रोमीन लेफ्ट और इथाइल राइट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास Br, ये हो जाएगा C2H5ET, और ये मिथाइल जाएगा ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आराम से समझ में आता है। फिर पीछे वाला बना देते हैं, पीछे में क्या है? मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन लेफ्ट में, इथाइल राइट में, तो यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर इथाइल, और ये हो जाएगा हमारे पास मिथाइल। ये हो जाएगा पीछे वाला कार्बन। समझ में आ गया? हमने इसको एज इट इज रहने दिया और इसको फोल्ड कर दिया। जैसे फोल्ड किया हमारे पास डायरेक्टली न्यूमेन बन गया। और कभी भी जो एल्कोहलिक क्यूएच के साथ आपको एलिमिनेशन करवाना होता है तो हम जानते हैं एंटी पेरिप्लेनर होता है सर। हमारा लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो क्या अब मैं यहां से बना सकता हूं इसे रोटेट करके? डेफिनेटली आराम से। अगर मैं यहां पर क्या करूं, इस हाइड्रोजन को एंटी पोजीशन पे लेके आऊं तो हमारा काम चल जाएगा। मैं वही करने वाला हूं, मैं इसे रोटेट करने वाला हूं। रोटेट करते हैं अपन, तो क्या होगा सर? ये पीछे वाला कार्बन और फ्रंट वाला पहले बना देते हैं। तो फ्रंट वाला मैंने पहले बना दिया, ये हो जाएगा हमारे पास Br, ये हो जाएगा ET, और ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर मिथाइल।
पीछे वाले को जो डायल है उसे मैंने रोटेट किया, पीछे वाले कार्बन को मैंने रोटेट किया, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा 180 डिग्री पे, यहां पर मिथाइल आ जाएगा जस्ट 180 डिग्री पे नीचे, और ये जो इथाइल है जस्ट 180 डिग्री पे यहां पर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, आराम से समझ में आता है। अब Br और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो यहां से मैं ऐसा कर सकता हूं, ये Br और ये H यहां से हट जाएगा, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो जाएगा। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा? रिमेनिंग सर हमारे पास बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा ये पीछे वाला कार्बन, पीछे वाले कार्बन पे नीचे मिथाइल, इधर इथाइल, और जो बचा हमारे पास यहां से फ्रंट वाले कार्बन से ऊपर मिथाइल, और इधर जो है इधर हमारे पास बचा इथाइल। यही बचा, ये Br हट गया, वो हाइड्रोजन हट गया, तो फाइनली यही बचेगा। अब यहां से अगर इससे मुझे एल्कीन बनानी है तो देखो, पीछे वाला कार्बन मैंने बना दिया ये रहा, फ्रंट वाला कार्बन जो मैंने बना दिया डबल बॉन्ड से यहां पर, क्योंकि डिहाइड्रो हेलोजनेशन हुआ तो डबल बॉन्ड तो आएगा। ठीक है, ये जो पीछे वाला डायल था ना वो मैंने यहां पर बना दिया, बैक वाला कार्बन, और ये जो है मेरे पास फ्रंट वाला कार्बन। बैक वाले कार्बन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, मैंने जोड़ दिया इथाइल, और उसकी एंटी पोजीशन पे फ्रंट वाले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? इथाइल जुड़ा हुआ है, तो फ्रंट वाले कार्बन पे भी मैंने इथाइल जोड़ दिया उसकी एंटी पोजीशन पे। दूसरी बात, बैक वाले कार्बन पे नीचे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहां पर मैंने जोड़ दिया ये मिथाइल, बैक वाले कार्बन पे रेड से दिखाया हुआ है, और इसी के एंटी पोजीशन पे फ्रंट वाले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी मिथाइल आ जाएगा। तो देख लो जल्दी से कौन सा आ गया ये सर, ये ट्रांस एल्किन हमारा प्रोडक्ट बन गया, ट्रांस एल्किन प्रोडक्ट बन गया। जल्दी से देखो इसे कहां पर दिया हुआ है ये सर, ट्रांस एल्किन दिया हुआ है हमें, मिथाइल की ट्रांस में मिथाइल, इथाइल की ट्रांस में इथाइल, ये हो जाएगा बी, हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमारे ट्रिक भी समझ लो, बहुत इजी ट्रिक है सर, हमें डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवाना है, मतलब हाइड्रोजन Br दोनों को ही हटाना है ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। नहीं सर ये तो सिन है, ये तो दोनों सेम साइड दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों सेम साइड है तो आपको क्या करना है, ये जो मिथाइल है ना इसके ट्रांस में कौन दिख रहा है? मिथाइल। ठीक, तो आपको ऐसे कर देना, डबल बॉन्ड, इसके दोनों अगर सेम साइड है, अगर समझो दोनों अगर सेम साइड है तो जो तुम्हें दिख रहा ना उसी से आंसर दे दो। मतलब क्या बोलेंगे, दोनों सेम साइड है तो ऊपर वाले के ट्रांस में कौन है? ऊपर वाले के एंटी में कौन है? मिथाइल। तो मैं बोल दूंगा इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, और ये जो इथाइल इथाइल है दोनों एक दूसरे के ट्रांस में, ये हो जाएगा हमारे पास इथाइल। डायरेक्टली भी मैं आंसर दे सकता हूं, लेकिन सही तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से है। आपको पहले इसे फोल्ड करना चाहिए, पीछे वाले को रोटेट कर दो या फ्रंट वाले को कर दो, एक ही बात है। उसके बाद एंटी पोजीशन से डिहाइड्रो हेलोजनेशन करवा दो, बनने वाले एल्कीन को देख लो, मिथाइल के ट्रांस में मिथाइल, मतलब मिथाइल के एंटी में मिथाइल, इथाइल के एंटी में इथाइल, मतलब सर ये ट्रांस एल्कीन बनेगा, हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं सर, दोनों सेम साइड हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, अब मिथाइल के एंटी में मिथाइल और इथाइल के एंटी में इथाइल, दोनों जो बैलेंसेस बची हुई है उनको एक दूसरे के एंटी पोजीशन में जोड़ दो, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ऐसे ही मैंने ट्रिक्स आपको बता रही, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। अच्छा, हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सी रिएक्शन, इन चारों में से कौन सा जो कंपाउंड है SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। तो सर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा। एक जंबूरा 3 जुल्फों वाला कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा होगी वही SN1 सबसे ज्यादा देगा। तो सर 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो हमारे SN1 की रिएक्शन सबसे फास्ट वही देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर SN1 सबसे फास्ट देगा तो E1 भी सबसे फास्ट A ही देगा, ये भी लिख दो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री वाला SN1 देता है और हाई टेम्परेचर पे वही E1 भी दे देता है, हो जाएगा। अब SN2 और E2 के बारे में बात करते हैं। SN2 के लिए सर हम देखते हैं कि हिंड्रेंस सबसे कम होना चाहिए ताकि बैक साइड से अटैक हो जाए, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा D, तो ये हो जाएगा हमारा D। अब बात करते हैं E2 के लिए, कैसे देखते हैं। तो सर E2 के लिए हम देखते हैं बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी से। बनने वाली एल्कीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर बनेगी। क्या एलिमिनेशन इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसमें हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, लेकिन एल्कीन बनेगी नॉर्मल। यहां पर प्रोपीन बनेगा, 1 प्रोपीन बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा, देखो समझो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा सर। इस तरीके से
इस वाले की जब हाइड्रोजन हटके और हाइड्रोजन हटके डबल बॉन्ड आएगा तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इस वाले में क्या बन जाएगा सर, डबल बॉन्ड, एक यहां से हाइड्रोजन गई तो यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये मिथाइल एज इट इज। तो क्या बोलेंगे सर, हमें बोलना है कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्किन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ये E2 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा देना चाहेगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा वापस से ए। तो E2 मैकेनिज्म में आपको देखना चाहिए मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है ना। अच्छा, अगर रेट की बात करते हैं भाई, इनमें तो एंटी पोजीशन की बात ही नहीं हो रही है, अगर E2 की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हमें देना चाहिए कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। अगर एंटी पोजीशन पे होगा, यहां तो एंटी पोजीशन या सिन पोजीशन की बात ही नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल एल्किन की स्टेबिलिटी से आंसर दे रहा हूं। आगे हम ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें E2 की रेट, E2 रिएक्शन की रेट पूछ रहा है, जिसमें हमें एंटी पोजीशन की हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप को देखना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। SN1 का जो ऑर्डर है वही E1 का भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SN2 में हिंड्रेंस देखना होता है और E2 में एंटी पोजीशन देखो, उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन और फिर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ। जो हाइड्रोजन जो ज्यादा एसिडिक है वो जल्दी E2 देना चाहेगी। चलो हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो यही वो क्वेश्चन है जिसमें हमें एंटी पोजीशन देखना है। लिखेंगे इज ऑफ बीटा डिहाइड्रोब्रोमिनेशन, मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है, E2 मैकेनिज्म होगी। अमंग दीज सबस्ट्रेट्स अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमने एल्कोहलिक QH ले लिया, NaNH2 ले लिया, NaNH2 ले लिया, तो सर इन दोनों के केस में हम बात करते हैं E2 मैकेनिज्म का। E2 मैकेनिज्म होगी, अगर E2 मैकेनिज्म होगी तो जल्दी से हमें क्या देखना है, हमें देखना है हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। सोचो जल्दी से, कहां पर ऐसा है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पे ज्यादा होगी वहीं पर रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा होगी। तो देखो सर ये Br डैश में लगा हुआ है, तो यहां तो दोनों C3 वेज में लग गए। सर हाइड्रोजन कहां रह जाएगा, हाइड्रोजन तो डैश में रह जाएगा। सर यहां तो एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रही जो इसके एंटी पोजीशन पे हो, मतलब 1 वाला तो सबसे स्लो रिएक्शन देगा, सबसे ही स्लो देगा। समझ में आता है। अगर Br डैश में है तो हाइड्रोजन वेज में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट वाले की तो मैं बोलूंगा रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, बहुत ही कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होगी, वो रिएक्शन देना ही पसंद नहीं करेगा। सेकंड की बात करते हैं, अगर Br वेज में है तो सर यहां पर देखो हाइड्रोजन डैश में है और यहां पर भी हाइड्रोजन डैश में है, तो मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एंटी पोजीशन मोर विल बी द रेट ऑफ E2, तो सेकंड की रेट ऑफ E2 सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आती है। अब यहां पर Br डैश में है तो यहां पर हाइड्रोजन वेज में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। सर यहां तो हाइड्रोजन जो है डैश में है, वो तो नहीं जा पाएगा, रिलीज नहीं हो पाएगा। सर यहां पर हाइड्रोजन वेज में प्रेजेंट है, तो ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली Br रिलीज हो जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन के मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आता है। तो सर मेजर प्रोडक्ट अगर बात की जाए, इसमें तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस वाले में अगर बात की जाए तो मेजर प्रोडक्ट जो है सर यहां से बनेगा, यहां से बन जाएगा। इस वाले में प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी बहुत ही स्लो है, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि एंटी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, सेकंड, देन हमारे पास थर्ड और देन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, जल्दी से सोचो। सर सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ SN1 एंड E1 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड विल बी। देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी है। SN1 की बात करते हैं। सबसे पहले SN1 में क्या होता है सर, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है और वहां से लिविंग ग्रुप रिलीज होके कार्बोकेटाइन तो बन गया, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कर सकता है, लेकिन मोर स्टेबल है ऑलरेडी, तो रीअरेंजमेंट तो नहीं करेगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहीं पर जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा इनको लिख भी देना, इंक्लूडिंग स्टीरियो, हमें इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर देना है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर देना है। चलो देखते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो की मैं बात करता हूं। तो सर एक बार ये यहां से ये लिविंग ग्रुप हटेगा, न्यूक्लियोफाइल चिपकेगा, तो मैं बोलूंगा सर यहां से एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि कायरल सेंटर है। देखो अगर मैंने इसको बनाया तो यहां पर ये
2CH3, कितने कार्बन बने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भैया, यहां पर आने वाला हमारा न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो क्या ये हमारे पास, जल्दी से सोचो, क्या ये कायरल सेंटर बन गया? सर डेफिनेटली कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर है तो इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे R एंड S, इसके दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे R और S। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो बहुत इजी है। ये तो हमारे SN1 के प्रोडक्ट्स बन गए। सर SN1 के केवल दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। अब E1 की बात करते हैं तो सर कार्बोकेटाइन जो यहां पर है, ये यहां से H+ रिलीज करके एल्कीन्स बना सकता है। तो देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है। सर एक बार यहां की हाइड्रोजन हटेगी तो डबल बॉन्ड यहां पर आ सकता है। दूसरी बात करते हैं कि सर अगर एक बार हाइड्रोजन यहां की हटी तो यहां पर यहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है। और तीसरी बात करते हैं, यहां की हाइड्रोजन हटेगी तो यहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है। ऐसे तीन पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। चलो बना बना के देखते हैं। ये बना दो, 1 2 3 4 5 6। सर 6 कार्बन है, 6 कार्बन एक साथ जोड़ दिया। 1 2 3, 3 पे हमारे पास मिथाइल जुड़ा हुआ है। और मैं बना रहा हूं सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन हटा के यहां पर डबल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा, क्या ये डबल बॉन्ड GI शो कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ये पूरा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वैलेंसी डिफरेंट है, ये GI शो कर देगी। ये GI शो कर देगी तो हम बोल देंगे इसके सिस और ट्रांस पॉसिबल हो जाएंगे। बात समझ में आती है? दो यहां से बन गए। फिर मैं बात करता हूं, यहां से हाइड्रोजन हटेगी, डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, तो क्या मैं बना दूं इसे? केवल समझाने में टाइम जा रहा है, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं। हो जाएगा ये। सर ये H+ यहां से रिलीज किया, डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर सकता है सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास GI करेगा, इसके भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, सिस और ट्रांस। और अगर मैं यहां की हाइड्रोजन हटा दूं तो यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, वो भी बना दो। 6 कार्बन और यहां पर डबल बॉन्ड, ये बन गया। क्या ये GI शो कर सकता है? सर GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। इसका एक ही काउंट किया जाएगा, इसका एक ही प्रोडक्ट काउंट किया जाएगा। टोटल आंसर कितना जाएगा? सर 2 तो SN1 के, 2 और 2 4 1 5, 5 E1 के, तो हमारे पास हो जाएगा 2 + 5। सर टोटल आंसर आ जाएगा 7। तो 7 आंसर दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है, यहां पर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। SN1 के प्रोडक्ट्स देखने हैं, कायरल सेंटर है तो दो प्रोडक्ट्स R और S बनेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों के दोनों। दूसरी बात करते हैं कि सर ये जो कंपाउंड है, अगर E1 मैकेनिज्म कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बना के देखेंगे, H+ हटाएंगे, H+ यहां से भी हट सकता है, यहां से भी और यहां से भी। यहां से हटा तो डबल बॉन्ड आया, GI शो कर रहा है, दो प्रोडक्ट्स। यहां से हटाया, डबल बॉन्ड आया, दो प्रोडक्ट्स। और यहां से H+ हटाया, डबल बॉन्ड, यहां से एक प्रोडक्ट, क्योंकि वो GI शो नहीं करता। हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। आगे बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HNO3 विद हीटिंग किया हुआ है तो क्या होगा सर? नाइट्रेशन हो जाएगा। अब ये क्लोरीन क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है। कहीं पर भी किसी भी के भी रेस्पेक्ट में, मैं चलो मान लो इसके रेस्पेक्ट में NO2 जोड़ देता हूं, तो A तो बन गया हमारे पास, NO2 जोड़ दिया। तुम यहां तो NO2 यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात करते हैं, अगर मैंने बात किया CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जाएगा अटैक करेगा। अब देखो समझो, ये दोनों के दोनों क्लोरीन क्या है? अराइल हैलाइड्स है, दोनों के दोनों जो है डायरेक्टली रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो सर जब ये अटैक करेगा तो ये SNAR टाइप की रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो सर ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और Cl को हटा देगा, लेकिन Cl वही हटेगी जिसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉन ग्रुप जोड़े हुए हैं। बात समझ में आती है? तो ये NO2 किसकी ऑर्थो पैरा पे जुड़ा हुआ है? सर इस Cl की ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। इस Cl के रेस्पेक्ट में तो वो मेटा पोजीशन पे है, इस Cl का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और हम बोलेंगे ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा इस Cl को हटा देगा और वहां पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा यहां पर Cl, यहां पर OCH3 और साथ में हो जाएगा NO2। तो याद रखेंगे
SNAR मैकेनिज्म जनरली हाई टेम्परेचर पे होगी। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो हम बोलेंगे सर ये तो मेटा पे जुड़ा हुआ था, इसको कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, हम बोलेंगे Cl हटेगा ऑर्थो वाला और वहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ऐसा कोई आंसर बी दिया हुआ है कहीं पर? जल्दी से 1 2 पे नाइट्रो 4 पे क्लोरो, 1 2 पे नाइट्रो 4 पे क्लोरो, आंसर आ जाएगा ए। बाकी और देख लो, दोनों Cl बनाया हुआ है, गलत बात। OCH3 Cl और NO2 नहीं सर, ये वाला Cl नहीं हटेगा, ये वाला हटेगा ऊपर वाला, तो आंसर तो ए ही रहेगा और ये नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं है। सी भी आंसर नहीं है, डी भी नहीं है, आंसर आ जाएगा ए। समझ में आता है? नंबरिंग देख लो, OCH3 के जस्ट बाजू वाले कार्बन पे NO2 होना चाहिए, तो OCH3 के जस्ट बाजू पे NO2 यहीं पर दिया हुआ है, ए ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है आज का, हेलो एल्केन हेलो एरीन पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये हमारे पास दिया हुआ है, एक्टिवेट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन हेलो बेंजीन। ठीक है भैया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज ग्रुप्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमें SNAR टाइप की मैकेनिज्म बताना है कि ये सारे ग्रुप रिंग के ऊपर जोड़ते जाएंगे, बताओ कौन सी रिंग ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी SNAR के लिए। तो हम बोलते हैं कि सर जहां पर रिंग के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे वहीं पर रिंग की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो हमें तो सिंपल इन चारों को, इन पांचों को इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा -m किसका है वो देखो सर, सबसे ज्यादा -m होता है NO2 का। ये तो हमारा नंबर 1 आ गया, समझ में आता है सर, ये हमारा नंबर 1 आ गया, तो ये 1 पोजीशन पे है। साइनाइड जो है हमारा सेकंड पोजीशन पे होगा, क्योंकि यहां पर खींचने वाला बंदा नाइट्रोजन था, यहां पर खींचने वाला बंदा कार्बन है, और वो भी sp हाइब्रिडाइज, बाकी सभी में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। समझ में आता है? तो NO2 सबसे ज्यादा, देन साइनाइड, फिर इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो सर ये हो जाएगा CHO, फिर ये जो C डबल बॉन्ड OR, तो C डबल बॉन्ड OR, R का प्लस आई लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ और ये 5, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस करके इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव को डिक्रीज कर दे रहा है। तो हम बोलेंगे ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर सबसे कम है, ये रिएक्टिव जो है रिंग की रिएक्टिविटी सबसे कम बढ़ा पाएगा। तो हमारा आंसर NO2 सबसे ज्यादा और एस्टर वाला ग्रुप सबसे कम आ जाएगा। देखो कहां पर दिया हुआ है, ऐसा कहां पर दिया हुआ है NO2 सबसे ज्यादा, सर NO2 सबसे ज्यादा तो एक में ही दिया हुआ था, यही आंसर है। NO2 सबसे ज्यादा, देन साइनाइड, देन CHO, देन कीटोन, देन एस्टर। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मार्केट में दिख सकता है। SNAR मैकेनिज्म में हम जानते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं, वहां से लिविंग ग्रुप का रिलीज होना बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है। लिविंग ग्रुप का रिलीज होना इजीली पॉसिबल हो जाएगा तो हमारा बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इजीली पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सारी बातें आज हमने जो की है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हुए होंगे और कुछ गलत कॉन्सेप्ट जो आपने बना रखे होंगे शायद वो भी इंप्रूव हुए होंगे। एक क्वेश्चन यहां पर बच गया है बेंजाइन मैकेनिज्म का। तो बेंजाइन मैकेनिज्म में इतना समय ओवरव्यू दे देता हूं क्योंकि मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं। वहां पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑब्जर्व होता है, याद रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑब्जर्व होगा किसमें, बेंजाइन मैकेनिज्म में। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से कभी भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन वहां से बना के आ सकता है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक अल्कोहल फिनोल ईथर के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे और डाउट्स पूछते रहेंगे। मिलते हैं। जय भारत।